will talk in side by side in the language की so that you all can understand, कि आप सबको समझ आ जाए। इंग्लिश के साथ साथ मैं हिंदी, पंजाबी, whatsoever you understand, मैं कोशिश करूंगी कि आपको हर पॉइंट का अच्छे से समझ लग जाए, क्योंकि दिस सेशन जो है वो स्पेशली पेरेंट्स के लिए है, और कुछ पेरेंट्स जो है वो इंग्लिश को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए हम लैंग्वेज वो यूज करेंगे जिसमें आप सबको समझ आ जाए। कोई पॉइंट आपको समझ ना आए तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, स्कूल में उसके बाद आप फोन भी कर सकते हो। यू कैन कम टू स्कूल ऑल्सो, राइटिंग में भी आप भेज सकते हो कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हो व्हाट्सएप पे। So now we will talk about National Education Policy 2020। सबसे पहले जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो पहले 1968 में बनी थी, उसके बाद 1986 में रिवाइज हुई, और अब 35 इयर्स के बाद जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो रिवाइज की गई है। इसमें कुछ और भी चेंजेस हैं, जैसे सबसे पहले ये जो एजुकेशन वाला हमारा डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर है, तो अब इसका नेम जो है वो चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि अब जो एजुकेशन है, जो पोर्टफोलियो है एजुकेशन का, उसका नेम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा। क्लियर दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now I'm going to share the slides one by one. Now you kindly mute your phones so that सबको जो है वो मेरी बात समझ आ जाए, नहीं तो बीच में डिस्टरबेंस हो रही है। Okay, ma'am. ये आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये एक पिलर्स टाइप बना हुआ है 5। सो सबसे पहले हम ये इन्हीं को ही डिस्क्राइब करेंगे कि ये विजन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इन 4-5 जो पिलर्स हैं उसके ऊपर स्टैंड कर रहा है। पिलर्स मीन जैसे हम थंब कहते हैं ना, खंबे जिसको बोलते हो आप, वो दिखाई दे रहे हैं आपको, जिसके ऊपर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो स्टैंड कर रही है। सबसे पहले है एक्सेस। किसका एक्सेस? मतलब ये पॉलिसी मतलब बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, कि कौन सी कास्ट का है, कौन सी क्रीड का है, कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा है, वेदर कौन सा जेंडर है, एबल पर्सन है, डिसेबल पर्सन है, मतलब एजुकेशन इज फॉर ऑल। उसके बाद है इक्विटी, वर्ड आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है। तो इसका मीनिंग है कि जैसे हमारे देश में कहते हैं कि बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, तो हर बच्चा जो है वो उस भाषा को समझ नहीं सकता। तो इसके लिए है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हर लैंग्वेज को, हर स्टेट की जो लैंग्वेज है, हर स्टेट की लैंग्वेज जो है उसमें जो है वो बच्चे को बोला गया कि जिस स्टेट का है वो उसी स्टेट में अपनी मदर टंग में जो अपनी एजुकेशन है उसको ग्रहण करे। जैसे हम पंजाब में हैं, ठीक है, तो हमारी मदर टंग क्या है? पंजाबी है। तो पॉलिसी में ये कहा गया है कि 5th एटलीस्ट अपर क्लासेस में नहीं, तो इंग्लिश, ये नहीं कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है, इंग्लिश के साथ साथ अगर बच्चे को इंग्लिश में समझ नहीं आ रही तो मदर टंग भी जो है, जो उसकी मातृभाषा है, उस पे भी जो है वो उसको एजुकेशन दी जाए। चेक कर लें रिकॉर्डिंग ठीक जा रही है? हाँ, ऑन करो। काइंडली ऑन योर कैमरास एवरीबॉडी। नेक्स्ट है वर्ड अफोर्डेबिलिटी। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल कि सब लोग अफोर्ड कर पाए इसको, एजुकेशन को। उसके बाद है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि हर एक की जो है वो जिम्मेवारी है, जैसे स्कूल की है, टीचर्स की है,
उसके साथ ही अकाउंटेबिलिटी पेरेंट्स की भी है। पेरेंट्स भी जो हैं वो उतने ही रिस्पॉन्सिबल इस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हैं जितने हम स्कूल्स और कम्युनिटी है या स्कूल है या टीचर्स हैं। उसके बाद है क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी मीन्स कि क्वालिटी, क्वांटिटी की जगह क्वालिटी एजुकेशन पे जो है इस पॉलिसी में बात की गई है। अब पहले हम मेन पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, और जो डिटेल में जो आपके लिए मेन जिसके लिए ये मीटिंग है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा सा एनईपी का जो है वो हम ओवरव्यू ले लें। और इसमें क्या है कि ये माना जाता है कि बच्चे का जो ब्रेन है वो अर्ली एज में ज्यादा उसमें डेवलपमेंट होती है। पहले क्या था, बच्चा 6 ईयर का बच्चा जो है वो स्कूल में आता था, फर्स्ट टू 10, देन 10+2 हमारा सिस्टम क्या था, 10+2 सिस्टम था। लेकिन अब क्या हो गया है कि बच्चा 3 इयर्स का बच्चा जो है वो स्कूल में आएगा। 3 इयर्स का बच्चा स्कूल में आएगा क्योंकि ये माना जाता है कि बच्चे का जो हैबिट्स, आप देख लो, जो बच्चे की हैबिट्स स्टार्टिंग में डेवलप होती हैं घर में, वो हैबिट्स एक बार जो डेवलप हो जाती है उसको चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। इंस्टेड ऑफ कि हम पहले ही जब हैबिट्स डेवलप हो रही हैं वो अच्छे से हैबिट्स डेवलप हो तो ज्यादा बेटर रहता है। इसलिए जो इन्होंने पहले भी वैसे आंगनवाड़ी था, बट उसके लिए कोई प्लान जो है वो करिकुलम नहीं था। हमारे स्कूल में भी जैसे आपके स्कूल में है नर्सरी एलकेजी, ऑलमोस्ट ऑल प्राइवेट स्कूल्स में तो ऑलरेडी दिस वाज, यू कैन से दिस पॉलिसी वाज गोइंग ऑन, क्योंकि आपके नर्सरी एलकेजी यूकेजी देन वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टू 10 एंड देन 10+2। अब क्या होगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जो है ये नर्सरी एलकेजी यूकेजी जो है वो आ जाएगी, और इसका एक सिलेबस होगा, प्रिस्क्राइब्ड होगा। एनसीईआरटी की जैसे बुक्स पहले फर्स्ट से स्टार्ट होती थी, अब वो जो बुक्स हैं वो नर्सरी एलकेजी यूकेजी से ही उनका जो सिलेबस है वो प्रिस्क्राइब हो जाएगा। अब नेक्स्ट है शिफ्ट टू कंपिटेंसी बेस्ड टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट। कंपिटेंसी बेस्ड, इसका क्या मतलब है कि बच्चे को कंपिटेंट बनाना, सिर्फ उसको रोट लर्निंग पे स्ट्रेस नहीं करना कि बुक्स में 5 पेजेस 6 पेजेस 10 पेजेस उसने लर्न कर ली है, नहीं। उसको कॉम्पिटेंट बनाना है कि वो जो उसको नॉलेज हमने दी है उसको वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कैसे यूज कर सकता है। पहले ट्रेडिशनल क्या था हमारा कि पेपर पेन टेस्ट होता था, उसमें साल के एंड में हमने पेपर पेन टेस्ट दिया, जिसमें अगर तो बच्चा उस दिन बीमार हो गया या कोई और कारण रीजन हो गया, घर में शादी है, कोई कारण है, अगर उसमें वो बच्चे ने पेपर नहीं लिखा एग्जाम में तो उसका उसके अकॉर्डिंगली हमने असेस कर लिया कि इसकी जो है वो परसेंटेज क्या होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कॉम्पिटेंसी मीन्स हम साल के स्टार्टिंग में ही जब बच्चे की सेशन स्टार्ट हुआ है तभी से ही उसको हर फील्ड में हमने असेस करना है, उसके बिहेवियर को असेस करना है। ग्राउंड में जा रहा है बच्चा, वहां पे हमने असेसमेंट करनी, आर्ट के पीरियड में जा रहा है वहां पे असेसमेंट होनी, म्यूजिक के पीरियड में जा रहा है वहां में असेसमेंट होगी। मतलब हर चीज को हमने असेस करके एंड पे जाके जो है उसका प्रोग्रेस जो है उसको हमने ट्रैक करना है। आई होप कि दिस इज यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अब आपका वो पुराने वाला सिस्टम नहीं होगा कि आप लास्ट के एंड में, सेशन के एंड में आप एक बार आए, पीटीएम पे आए और आपने रिजल्ट लिया 45%, 55%, 65%, ऐसे नहीं रिजल्ट होगा। उसकी पूरे साल की जो है एक फाइल, प्रोफाइल यू कैन से, कि एक पेजेस टाइप जो है वो उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट जो कार्ड जो है वो बनेगा। अब है इसमें 21st सेंचुरी स्किल्स जो हैं उनको इनकरेज किया गया है। वो 21st सेंचुरी स्किल्स सामने ये डिस्प्ले हो रही हैं, वो कौन सी है। सबसे पहले इसमें डिजिटल लिटरेसी वर्ड आ रहा है। डिजिटल लिटरेसी मींस कि जैसे आप कंप्यूटर की नॉलेज, जैसे अभी हम ये मीटिंग कर रहे हैं, आप घर बैठे हो, मैं यहाँ बैठी हूँ,
तो आप डिजिटली लिटरेट हैं तो देन वी कैन यूज दिस। कैसे जूम पे लिंक क्रिएट करना, कैसे आपको सेंड किया, कैसे आपने उसको ओपन किया, ठीक है, कैसे मैंने लर्न किया, कैसे शेयर स्क्रीन करनी है, आप मुझे यहीं पे मैं आपको बैठे जो है देख सकती हूँ। सो ये स्टार्टिंग से ही, शुरू साल से ही जो है इसकी नॉलेज जो है बच्चों को होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होगी, कम्युनिकेशन, हाउ टू टॉक टू अदर्स, क्रिटिकल थिंकिंग की डेवलपमेंट होगी, क्रिएटिविटी, हेल्थ और फिटनेस पे स्ट्रेस होगा। जैसे सीबीएसई ने खेलो इंडिया नया प्रोग्राम शुरू किया, इसके अंडर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग बच्चों को देनी कि क्या उनकी अपनी सोसाइटी के तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एथिक्स पे, मॉरल एजुकेशन पे स्ट्रेस देना, साइंटिफिक टेम्पर, ऑलरेडी एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं। मीन्स एवरीथिंग दैट इज रिटन इन दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी in the CBSE schools, you can say कि already we are doing all these things। हम सब ये जितना भी आपका ये दिखाई दे रहा है, जितना भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्ट्रेस दिया गया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे स्ट्रेस दिया गया है, आर्ट इंटीग्रेशन पे स्ट्रेस दिया गया है, डिजिटल लिटरेसी पे, तो वी आर ऑलरेडी डूइंग ऑल दीज थिंग्स। बट अब क्योंकि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आ गया है तो अब और इस पे हम काम करेंगे। अभी जो मैंने बताया था असेसमेंट का, नेक्स्ट है कि हाउ टू ट्रैक द स्टूडेंट्स असेसमेंट, कि वो एक ही बार एंड में नहीं होगी असेसमेंट उनकी, उनकी जो नॉलेज की एप्लीकेशन जो है वो उन्होंने कैसे अपनी नॉलेज को अप्लाई किया अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, वो पूरा उसका होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जो है वो एक रेडी होगा। फिर वही रिपोर्ट कार्ड का ही है 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड। मींस कि प्रोग्रेस में क्या क्या एंट्री करनी है, जैसे बच्चे ने कोई रोल प्ले किया है, ग्रुप में वर्क किया है, ठीक है, उसका पोर्टफोलियो बनेगा। हर चीज की छोटी से छोटी बात भी जो है, उसका इंटरेक्शन कैसी है टीचर के साथ, अपने पीयर्स के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, सेल्फ असेसमेंट भी उसमें काउंट करेंगे। प्रोजेक्ट्स बच्चा स्कूल में कर रहा है, आप कह देते हो ना कि हर टाइम बच्चा आड़ ही काम करता रहता है, नहीं, वो हर चीज जो है वो उसके रिपोर्ट कार्ड में हमने लिखनी है। नेक्स्ट है वोकेशनल एजुकेशन, कि इस पॉलिसी में वोकेशनल एजुकेशन जो है एट ऑल लेवल्स, पहले तो आपके स्कूल में भी जैसे थी कि यू आर लकी कि आपका जो स्कूल है ऑलरेडी वोकेशनल एजुकेशन को जो है वो स्ट्रेस दे रहा है। हमारे 9th और 10th के आप देख रहे हो, हर बच्चा जो है वो एक वोकेशनल कोर्स मस्ट है, उसके लिए उसने लेना ही लेना है। तो अब सीबीएसई में तो ऑलरेडी था, अब क्या हो गया कि 6th से स्टार्ट हो गई। अब वोकेशनल एजुकेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 6 से। 6 से ही वो जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल होंगे। और ये वोकेशनल एजुकेशन सिर्फ स्कूल में ही नहीं, हॉलीडे जब स्कूल में वेकेशंस होती हैं उसमें भी जो है उसके वोकेशनल एजुकेशन पे स्ट्रेस दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्या कर दिया उन्होंने कि हर जो भी लोकल कम्युनिटी है, जैसे कोई पंजाब में है, कोई हरियाणा में है, हर एक का जो है वो वोकेशनल कोर्सेज अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे किसी के लोकल में कोई चीज जो है वो ज्यादा उस पे जैसे किसी में क्राफ्ट का है, किसी का क्राफ्ट, पंजाब में क्राफ्ट अलग है, हरियाणा में हरियाणा का क्राफ्ट अलग है, तो जो लोकल क्राफ्ट होगा वही उनके सिलेबस में होगा। 7+ में उन्होंने क्या किया है कि कोई जरूरी नहीं जो हमारे प्रोफेशनल टीचर्स हैं उन्होंने ही ट्रेन करना है इनको, हम किसी भी मार्केट से, जैसे गार्डनिंग का है, ये भी क्राफ्ट में ही आपकी वोकेशनल में ही आ जाता है। गार्डनिंग के बारे में बताना है तो जो माली अच्छे से बता सकता है वो टीचर नहीं बता सकता। फार्मिंग का बताना है तो जैसे कोई किसान अच्छे से बता सकता है, हम नहीं बता सकते, तो किसी अच्छे इंटेलेक्चुअल फार्मर को कॉल करके उसके थ्रू जो है वो एजुकेशन दी जाए। इलेक्ट्रिक थिंग्स के बारे में बताना है कि हाउ टू चेंज द स्विच, बल्ब कैसे लगाना है, तो वो एक इलेक्ट्रिशियन जो है वो बेहतर वे से जो है बता सकता है। मतलब ओनली कॉपी पेन पे लिखना नहीं है कि कैसे पेन बदला, कैसे वो खाद डालनी है, कैसे कौन से फ्लावर्स के सीजन में लगाने, नहीं, उनको प्रैक्टिकली करना है।
स्कूल में एक गार्डन डेवलप करना है, स्कूल के में इलेक्ट्रिशियन ने काम बताना है, हमने लोकल जैसे आपके कुम्हार हमारे यहाँ पे वो कड़े वगैरह बनाते हैं, यहाँ पे हम उनको कॉल करके स्कूल में उनकी ट्रेनिंग सेशन जो है वो लगा सकते हैं। और सेकेंडली क्या है कि वोकेशनल कोर्सेज जो है वो डिस्टेंस लर्निंग के मोड में भी करवाए जा सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग मोड क्या है, जैसे अभी हम और आप जो है वो बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही हम बच्चों को भी डिस्टेंस लर्निंग के अकॉर्डिंगली जो है वो कोर्स करवा सकते हैं। Now the slide that I have shared with you right now, it's very important. Actually तो ये है कि मैंने सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करनी थी, लेकिन आई थॉट कि कुछ पेरेंट्स जो हैं वो बाद में ज्वाइन कर रहे हैं तो उनकी ये मिस ना हो जाए, क्योंकि मेन जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसकी ये मेन स्लाइड है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द एजुकेशन ऑफ प्रीवियस ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब पहले हमारे ट्रेडिशनल जो पहले अब नाउ डेज दैट इज गोइंग ऑन जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या है कि जैसे आप सबको पता है 10+2 मींस फर्स्ट क्लास से लेकर 10 क्लास तक और 10 के बाद 11th एंड 12th। बट अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो है 5+3+3+4 मींस टोटल 15 ईयर्स। 15 ईयर्स में अब जो 3 ईयर्स जो एंटर किए हैं इसमें इंक्लूड किए हैं, वैसे जैसे आपको पता होगा कि पहले भी ये थे एजुकेशन का पार्ट, जैसे गांव में विलेजेस में आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, वहां पे बच्चा 2 साल का 3 साल का भी बच्चा एडमिशन ले रहा है। बट क्या था डिफरेंस क्या है कि तब उनका कोई स्ट्रक्चर्ड कोई ऐसा करिकुलम प्लान नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से कि इनको क्या करवाना है। बट नाउ क्योंकि ये एजुकेशन पॉलिसी में एंटर हुआ है कि 3 साल का बच्चा स्कूल में जाएगा और 3 साल का बच्चा स्कूल में जाएगा, तो उसके लिए जैसे फर्स्ट में जो है वो एक प्रॉपर प्लान था, प्रॉपर करिकुलम है सीबीएसई के अंडर, एनसीईआरटी के अंडर, तो वैसे ही अब जो है वो सारा जो करिकुलम प्लान है वो अब 3 इयर्स से ही दिया जाएगा। सो 4 स्टेजेस जो हैं वो डिवाइड की गई हैं। सबसे पहले है फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज जो है वो 5 इयर्स की है, इससे में 3 से 8 साल के बच्चे जो हैं वो इसमें आएंगे, और 3 साल इसमें हैं आंगनवाड़ी के, जिसमें प्री प्राइमरी क्लासेस जैसे आप कह सकते हो, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी। बट मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि सीबीएसई स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल्स में ऑलरेडी दीज 3 इयर्स वर इंक्लूडेड। जैसे आपका स्कूल है ममता निकेतन, इसमें ऑलरेडी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी है, बट नाउ अब जो स्टेट के गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनमें भी ये जो पॉलिसी है वो लागू होगी, उसमें भी नर्सरी, एलकेजी एंड यूकेजी जो है वो इंट्रोड्यूस की जाएगी। तो ये फाउंडेशनल स्टेज में होगा आपका प्री प्राइमरी क्लासेस 3 साल की और फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास, और इसमें जो है वो एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है, प्ले बेस्ड लर्निंग है, वो करवाई जाएगी। उसके बाद है आपकी स्टेज प्रेपरेटरी स्टेज आएगी। प्रेपरेटरी स्टेज में जो क्लासेस हैं वो होंगी 3rd to 5th और एज ग्रुप होगा 8 to 11। और थर्ड स्टेज है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में क्लासेस होंगी 6 to 8 और एज ग्रुप होगा 11 to 14 ईयर्स का। और नेक्स्ट स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सेकेंडरी स्टेज में अब है 9 to +2 कंबाइन। पहले क्या था, सेकेंडरी स्टेज में 9th and 10th, और जो 11th और +2 क्लास थी वो सीनियर सेकेंडरी स्टेज में होती थी, लेकिन अब ये कंबाइन है। 9 to +2 जो है वो कंबाइन करके उसको सेकेंडरी स्टेज का नाम दिया गया है, और इसमें स्टूडेंट को चॉइस होगी सब्जेक्ट चूज करने की। पहले क्या था कि आप बच्चा +1 में गया तो उसने अपनी सब्जेक्ट जो है वो चूज करने हैं, और जो सब्जेक्ट +1 में चूज किए वही उसके +2 में रहेंगे।
बट अब ये ऑप्शन जो सब्जेक्ट चूज करने की है वो 9th में ही अवेलेबल है। पहले क्या था, 9th में आपको एक सब्जेक्ट दिए जाते थे कि आपके ये कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, 1 और 2 जो है वो ऑप्शनल होते थे। जैसे आपके हमारे स्कूल में क्या है, हम वोकेशनल सब्जेक्ट ऑप्शनल देते थे, जहाँ कोई 1 सब्जेक्ट की ये आप ऑप्शनल ले लो। अब जो है वो बच्चा 9th में ही, जो उसने +1 +2 में स्टडी अपनी कंटिन्यू करनी है, उनकी ऑप्शन जो है वो 9th में ही सब्जेक्ट चूज कर लेगा। सेकंड जो बिग चेंज है कि पहले क्या करते थे बच्चे, साइंस स्ट्रीम में जाना है तो वो सारे, जैसे नॉन मेडिकल लेना है, नेम दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ले लिया। मेडिकल में जाना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लो। कॉमर्स के सब्जेक्ट जो है वो डिफाइन थे, जिसने आर्ट्स लेने हैं उसने सारे सब्जेक्ट आर्ट्स के लेने हैं। अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि आप जो साइंस वाला स्टूडेंट है, साइंस स्ट्रीम के साथ वो आर्ट्स का भी कोई सब्जेक्ट ले सकता है, सिमिलरली कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट ले सकता है। इन द सेम वे आर्ट वाला जो स्टूडेंट है वो साइंस का कोई सब्जेक्ट या कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट ले सकता है। सेम कॉमर्स का टीचर जो स्टूडेंट है वो साइंस का या आर्ट का कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स विल बी अवेलेबल एंड उनमें से बच्चा कोई भी सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, वो चूज कर सकता है। उसके बाद जो बड़ी चेंज है एक, कि आफ्टर +2 क्या था आपका, ग्रेजुएशन में 3 साल की जो है ग्रेजुएशन की डिग्री थी। अगर 1 साल के बाद बाई चांस बच्चे को कहीं ड्रॉप आउट करना पड़ा है, जहाँ उसका कोई ब्रेक आ गया है, 1 साल के बाद उसने कॉलेज छोड़ दिया, 2 साल के बाद कॉलेज छोड़ दिया, तो उसकी कोई भी वैल्यू जो है वो नहीं रहती थी। लेकिन अब क्या है, ऐसा नहीं है। अब अगर बच्चे ने 1 साल बाद कॉलेज को छोड़ा है, ड्रॉप आउट किया है, तो उसको 1 ईयर सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल के बाद छोड़ा है तो उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर तीन साल कंप्लीट किए हैं तो डिप्लोमा मिलेगा, और अगर वो डिग्री मिलेगी। और अगर वो 4 इयर्स के बाद जाता है तो उसको नाम होगा बैचलर विद रिसर्च का नाम दिया जाएगा। और जो जॉब की अवेलेबिलिटी होगी वो भी इसके अकॉर्डिंगली होगी कि किसके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट है, अगर किसी के पास 2 ईयर का डिप्लोमा है, 3 ईयर की डिग्री है, या 4 ईयर की बैचलर डिग्री विद रिसर्च है, तो जॉब की अवेलेबिलिटी भी उसके अकॉर्डिंगली होगी। ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल जो है वो कॉलेज में लगाया, उसको वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। सो दीज आर द मेजर चेंजेस जो हमारे ओल्ड सिस्टम था और जो न्यू सिस्टम था। अब मैं जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम फिर से जो है वो एक बार डिस्कस करेंगे कि मेन हमने क्या डिस्कस किया है। एक तो ये आपका अभी जो मैंने स्लाइड डिस्कस की है कि 10+2 से आपका जो शिफ्ट हो गया है 5+3+3+4 पे शिफ्ट हुआ है। मदर टंग जो है हमारी मातृभाषा है, उस पे जो है वो फोकस किया गया है। और वोकेशनल एजुकेशन पे जो है वो मेन स्ट्रेस दिया गया है कि वोकेशनल एजुकेशन जो है उसको हमने जो है उस पे जो है मेन फोकस करना है। और रिपोर्ट कार्ड जो है वो आपका 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड होगा। ऐसा नहीं है कि जो बोर्ड के एग्जाम है वो आपके फिनिश हो जाएंगे, नहीं, वो तो आपका 10th के बाद जैसे बोर्ड के एग्जाम है वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन उसमें चांसेस जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। मतलब उसका पैटर्न जो है वो डिफरेंट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, वो चेंज होगा। उसके बाद है कि एम्फेसिस जो है लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे जो है वो जूनियर क्लासेस में दिया जाएगा। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो मेजर चेंज है 5th तक प्रेफरेबली जो है वो मदर टंग पे गया जो है वो स्ट्रेस दिया गया है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है, इंग्लिश के साथ साथ जो है वो अगर कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में मदर, क्योंकि ये इमेजिन किया गया है कि जो चीज हम अपनी मातृभाषा में अपने में लर्न कर सकते हैं वो शायद दूसरी लैंग्वेज में लर्न नहीं कर सकते। सो आई होप कि आपको ये सारा अंडरस्टैंड हो गई है व्हाट इज दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्या डिफरेंस है ओल्ड में और न्यू में। सो इवन देन इफ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, इसमें कोई बात आपको क्लियर ना हुई हो, यू आर ऑलवेज वेलकम एट द स्कूल रिसेप्शन ऑल्सो। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपना क्वेश्चन जो है वो डाल सकते हो, उसमें भी आपकी क्वेरी जो है वो हम सॉल्व करेंगे। और मैं आपके साथ इसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है
गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश हुआ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और कुछ इंपॉर्टेंट जो पीपीटीज हैं, सो दैट आपको जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में नया है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि आपका समझना बहुत जरूरी है पेरेंट्स का। पेरेंट्स जो है उनका एक मेजर रोल है बच्चे की एजुकेशन में। जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसकी पॉलिसी की, तो बच्चे को आपने भी गाइड करना है। जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं उन्होंने भी, और हर पेरेंट्स को पता होता है मेरा बच्चा साइंस स्ट्रीम ले रहा है, कॉमर्स स्ट्रीम ले रहा है, आर्ट्स स्ट्रीम ली है। तो अब आपके लिए ये सारी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कूल्स तो अपना रोल कर ही रहे हैं, स्टाफ भी कर रहा है, स्कूल भी कर रहा है, मैनेजमेंट्स भी कर रही हैं, बट पेरेंट्स का जो रोल है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आपने इस पॉलिसी को डिटेल में जो है वो इसको अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको अभी ये समझ नहीं आई तो हम दोबारा से फिर से भी एक मीटिंग करेंगे, उसमें जो आपकी क्वेरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो बात आज आपको क्लियर नहीं हुई, वो हम उसको दोबारा से फिर से ले सकते हैं। सो once again, thank you very much for your participation in this meeting, and I hope कि in future also आप cooperate करेंगे whenever we call meeting or whenever we call you in the school for a physical meeting.